हेलो फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब के इस करियर एरा प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग आज एक नए सब्जेक्ट का स्टार्ट कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट का नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स। तो सबसे पहले इस सब्जेक्ट में हम लोग इसके सिलेबस को देखेंगे, क्या हम आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद तब हम इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है, अगर सिलेबस की हम बात करें तो सबसे इसको हमने 5 यूनिट में डिवाइड किया हुआ है। हमने इस पूरे सिलेबस को 5 यूनिट में डिवाइड किया है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। अब जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और सर्किट स्टार्ट होता है एक मटेरियल से। पहले हम मटेरियल की प्रॉपर्टी देखते हैं, मटेरियल की क्लासिफिकेशन देखते हैं, उनकी कंडक्टिविटी के आधार पे, बेसिस पे। तो वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम सिलेबस को थोड़ा सा हम ब्रीफ कर दें, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट 1 में हम लोग देखेंगे। यूनिट 1 की अगर मैं बात करूं तो यूनिट 1 में आप देख रहे होंगे पीएन जंक्शन डायोड चैप्टर का नाम है। इसमें हम लोग इसके पीएन जंक्शन के थ्योरी देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, कैसे ये पीएन जंक्शन बनता है, ठीक है। फिर पीएन जंक्शन डायोड को देखेंगे, पढ़ेंगे, उसके डायोड इक्वेशन को पढ़ेंगे, उसके जो बीआई कैरेक्टरिस्टिक होता है उसको भी देखेंगे, ठीक है। और इसके डायनेमिक और स्टैटिक रेजिस्टेंस होते हैं, इसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और चूँकि डिप्लेशन लेयर इसमें पीछे बनता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे कैपेसिटेंस एक क्रिएट होता है, उसको भी हमारे सिलेबस में है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए डायोड इक्विवेलेंट सर्किट्स भी आते हैं, जैसे आइडियल सर्किट भी होता है और प्रैक्टिकल सर्किट भी होता है, उनको भी, उसकी भी एनालिसिस करेंगे और उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर आती बात इसमें लोड लाइन हो गया, ब्रेकडाउन मैकेनिज्म हो गया सेमीकंडक्टर में, ठीक है, जैसे कि अवलांचे और जेनर ब्रेकडाउन होता है, ठीक। और जेनर डायोड कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब कुछ इसमें स्पेशल पर्पस ऑफ डायोड होते हैं, डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि टनल डायोड हो गया, उसके बाद वैरेक्टर डायोड हो गया, एलईडी हो गए, फोटो डायोड हो गया, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट यूनिट में जब आगे बढ़ेंगे तो उस यूनिट में क्या मिलेगा हमें, उस यूनिट में हम रेक्टिफायर्स देखेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में दो पार्ट्स होते हैं, सेंटर टेप और ब्रिज वेव रेक्टिफायर, तो उसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद फिल्टर्स आएंगे, कैसे क्लिपिंग कैसे हम लोग क्लिप करते हैं सर्किट को, वेवफॉर्म को, उसको पढ़ेंगे। क्लैंप कैसे होता है वेवफॉर्म, उसको भी हम लोग देखेंगे, उसकी सर्किट क्या है उसको एनालिसिस करेंगे, ठीक है। फिल्टर में हम लोग इंडक्टर फिल्टर, कैपेसिटर फिल्टर, एल सेक्शन फिल्टर, पाई सेक्शन फिल्टर को हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है। फिर आ जाएंगे हम लोग जेनर डायोड के वोल्टेज रेगुलेशन वाले पार्ट में। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे जेनर डायोड एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वर्क करता है, और इससे रिलेटेड ढेर सारे हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। फिर इसी क्रम में हम लोग बढ़ते हुए थर्ड यूनिट में बढ़ेंगे। थर्ड यूनिट में क्या है, बीजेटी का हम स्टार्ट करेंगे। बीजेटी में क्या होता है कि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसका पूरा नाम है बीजेटी, ठीक है। तो इसमें हम लोग ट्रांजिस्टर कंपोनेंट्स को देखेंगे, ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर देखेंगे, उसके कंस्ट्रक्शन को देखेंगे, इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं वो भी हम लोग एनालिसिस करेंगे, कॉमन बेस में, कॉमन इमीटर में और कॉमन करेक्टर कन्फिग्रेशन में, ठीक ठीक है। फिर वोल्टेज गेन, जैसे कि अल्फ़ा बीटा जो पैरामीटर्स हैं उनको देखेंगे, उनके अल्फ़ा और बीटा में क्या रिलेशन है वो भी हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है। इसके हाइब्रिड मॉडल और हाइब्रिड मॉडल, एच पैरामीटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजिस्टर और एनालिसिस सिग्नल सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर यूजिंग एच पैरामीटर, वोल्टेज गेन, करंट गेन, इनपुट इम्पीडेंस एंड आउटपुट इम्पीडेंस को हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग कंपेरिजन करेंगे डिफरेंट ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन को, ठीक है। फिर फोर्थ यूनिट जो आता है हमारा, वो ट्रांजिस्टर बायसिंग और स्टेबलाइजेशन पे आता है, स्टेबलाइजेशन में आ जाएंगे। जैसे उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग पॉइंट पढ़ेंगे, डीसी लोड लाइन, एसी लोड लाइन पढ़ेंगे, बायसिंग की क्या नीड है, ठीक है, उसको फिक्स कैसे करते हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है, बीजेटी बायसिंग कैसे करते हैं, फिक्स कलेक्टर टू बेस बायस क्या होता है, सेल्फ बायस क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडर बायस क्या होता है, ठीक है। इन सबको हम लोग आगे फोर्थ लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसमें जो थर्मल रनलैमिन होता है, कंडीशन ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर जो फिफ्थ यूनिट हमारा है वो हमारा
FET का है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का, ठीक है, जिसको हम लोग FET भी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक। तो हम लोग इसमें जेफेट पढ़ेंगे, जेफेट में तो उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ऑपरेशन क्या है, उसका VI कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनता है, जैसे कि ड्रेन सोर्स कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे हम लोग, पिंच ऑफ वोल्टेज क्या होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग आगे आ जाएंगे FET के अगले पार्ट में मॉसफेट में पढ़ेंगे। मॉसफेट दो प्रकार का होता है, डिप्लेशन और इन्हेंसमेंट मॉसफेट, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक कंस्ट्रक्शन को देखेंगे, कैसे डिप्लेशन मॉसफेट कैसे कंस्ट्रक्ट होता है और इन्हेंसमेंट मॉसफेट कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, उसके सिम्बल्स को देखेंगे, उससे रिलेटेड सब न्यूमेरिकल जो है उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फिर मॉसफेट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे डिप्लेशन मोड पे भी और इन्हेंसमेंट मोड पे भी, ठीक। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे FET कॉमन सोर्स एम्पलीफायर, कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर, उसके बाद जनरलाइज FET एम्पलीफायर, FET बाइसिंग को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कुछ पार्ट और रह जाते हैं जो हम लोग आगे इसी में डिस्कस करेंगे, जो एनालॉग का पार्ट है उसको हम लोग एनालॉग पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि वो क्या कहते हैं, ऑपरेशन एम्पलीफायर हो गया, और क्या आपका हो गया ऑपरेशन एम्पलीफायर आ गया। उसके बाद इसमें आता है आपका सर्किट्स होते हैं, जैसे कि वेव फॉर्म जनरेटर हो गए, इनको हम लोग एनालॉग सर्किट्स में या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर को। तो सबसे पहला जो हमारा लेक्चर है, ये हम इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट को, इंट्रोडक्शन इसका नाम रखा हमने। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स एक हेडिंग है और उसके नीचे उसका डिफिनेशन लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी all the materials in nature are classified as insulator, semiconductor and conductors। मीन्स क्या हुआ कि मटेरियल्स जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, मैं बात करूँ, ये जो मटेरियल्स है, मटेरियल्स का जो डिफिनेशन है वो डिफिनेशन है, इनके क्लासिफिकेशन है, वो क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स में है। किस बेस पे, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेस पे इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो आपका आता है वो आता है इंसुलेटर, सेकेंड जो आता है वो उसे बोलते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर, और थर्ड जो मटेरियल है वो उसे बोलते हैं कंडक्टर। अब बात आती है कि ये इंसुलेटर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है। तो अगर मैं बात करूँ इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में जैसा कि आपको डेफिनेशन दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा गया है, एन इंसुलेटर इज ए मटेरियल दैट ऑफर्स ए वेरी लो और निग्लिजिबल ऑफ द कंडक्टिविटी व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड। मीन्स ये कहना ये चाह रहा है कि इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल है जो कि बहुत ही कम, वेरी लो लेवल का कंडक्टिविटी शो करता है या ऑफर करता है जब इसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं। इसको हम लोग निग्लिजिबल भी बोल सकते हैं, यानी कि इसमें कोई भी कंडक्टिविटी नहीं आता है, कंडक्टिविटी इसकी जीरो होती है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे पेपर हो गया, माइका हो गया, ग्लास हो गया, क्वार्ट्स हो गया, ये सब क्या है, किसके एग्जाम्पल है, इंसुलेटर के एग्जाम्पल हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जब घरों में कोई बिजली का कनेक्शन करना होता है तो स्लीपर पहन के लोग कनेक्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्लीपर है वो हमारा रबर है और रबर एक इंसुलेटर में आता है, ठीक है। तो वो रबर भी क्या हो गया, इंसुलेटर का एग्जाम्पल हो गया। आप BHEL भेल की अगर बात करें तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बनाए जाते हैं, उसमें उनका एक अलग ब्रांच है इंसुलेटर का, जिसमें केवल इंसुलेटर बनाया जाता है। जो कि आप देखते होंगे पोल पे, जो बिजली के पोल्स होते हैं वहाँ पे जो वायर गए होते हैं, वायर जो गए होते हैं पोल्स लग के, उसमें किससे कनेक्शन किया गया रहता है, वायर तो कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे से, बट चूँकि वायर से करंट पोल में ना आए, इस वजह से वहाँ पे इंसुलेटर लगाया गया रहता है, या दो वायर आपस में टच ना हो जाए, इसलिए वहाँ पे क्या लगा जाता है, इंसुलेटर लगाया गया था। तो भी एक इंसुलेटर हो गया। अगर बात करें इसकी रजिस्टिविटी की इंसुलेटर के, तो इंसुलेटर की रजिस्टिविटी अगर बात करें तो इसकी टिपिकल लेवल की रजिस्टिविटी जो होती है वो होती है 10⁻10 टू दी 10⁻12 की ऑर्डर, ओम सेंटीमीटर के ऑर्डर की रजिस्टिविटी होती है इसकी, ठीक है। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर से पहले हम लोग कंडक्टर को देख लेते हैं। कंडक्टर क्या है? कंडक्टर इज अ मटेरियल विच सपोर्ट्स जनरस फ्लो ऑफ
generous flow of charge when voltage applied across the terminals, that is it has a very high conductivity. मीन्स कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जो कि बहुत ही अच्छा चालक होता है, यानी कि वोल्टेज जब अप्लाई किया जाता है तो इसमें आसानी से चार्ज फ्लो होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाते हैं, यानी कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या हैं, गुड कंडक्टर्स हैं, वेरी गुड कंडक्टर्स हैं। सिल्वर की बात करें तो वो वेरी गुड कंडक्टर्स है। रेजिस्टिविटी कितनी होती है इसकी? रेजिस्टिविटी होती है, चूँकि इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी 10 ओम सेंटीमीटर में होती है, तो इसकी बहुत कम होगी। कितनी हो सकती है? 10⁻⁻⁴ टू 10⁻⁻⁶ ओम सेंटीमीटर के इक्वलेंट इसकी कंडक्टिविटी होती है। अगर हम बात करें कंडक्टर की तो इसमें फ्री चार्ज कैरियर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट होते हैं, इसलिए इसमें अगर हम थोड़ा सा वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या होता है, चार्ज इजीली वन टर्मिनल टू अदर अनदर टर्मिनल इजीली मूव करने लगते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे पूरे सब्जेक्ट का ये बेस है सेमीकंडक्टर, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर इज अ मटेरियल that has its conductivity somewhere between insulator and conductor। मीन्स इसके पास जो कंडक्टिविटी है वो इंसुलेटर से ज़्यादा है और कंडक्टर से कम है, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, द रजिस्टिविटी लेवल इज इन द रेंज ऑफ 10 एंड 10⁻⁴ वहाँ लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 10⁻⁴ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी रेजिस्टिविटी लेवल कितनी होती है? 10 से लेकर 10⁻⁴ ओम सेंटीमीटर तक होती है। आगे क्या लिखा हुआ है, टू ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर इज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अगर हम बात करें जो जनरली यूज़ किया जाता है, हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांजिस्टर बनाने में या किसी भी सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाने में, तो जनरली हम लोग सिलिकॉन या जर्मेनियम का यूज़ करते हैं। अगर सिलिकॉन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14 होता है, और इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, इन सब चीज़ों को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और जर्मेनियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 32 एटॉमिक नंबर है। और यहाँ पे आगे भी ये भी लिखा हुआ है कि बोथ हैव 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। मीन्स क्या है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाएं, तो अगर ये आपका सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन है, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इसमें होंगे 2। ठीक है, इसमें कितने होंगे? 2 होंगे, और इसमें होंगे आपके 3 4 5 6 7 8 8 2 10, और 4 होंगे आपके आउटर मोस्ट सेल में। तो ये जो कन्फिग्रेशन दिख रहा है आपका, ये हो गया आपका सिलिकॉन का। इसी तरह जर्मेनियम का ही बनाएंगे तो 2 8 18 और 4, ये बन जाएगा आपका जर्मेनियम का कन्फिग्रेशन। अगर हम बात करें इसके फॉरबिडन गैप की, तो फॉरबिडन गैप कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है। ठीक है, जनरली मैं इतना बोल रहा हूँ, बट इतना कोई ज़रूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि कैसा मटेरियल है, उस पर ये चेंज होता रहता है। ठीक है, बट ये मान के चलिए आपकी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बिलो ही होता है इसका एनर्जी बैंड गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप। जैसे सिलिकॉन की अगर बात करें तो सिलिकॉन का कितना होता है? 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। किस टेम्परेचर पे? 0 केल्विन टेम्परेचर पे। ठीक है, अगर हम बात करें जर्मेनियम की, तो जर्मेनियम का कितना होता है? 0.78 होता है। किस पे? ये भी होता है 0 केल्विन टेम्परेचर पे। और अगर हम आगे बात करें गैलियम आर्सेनाइड का, जो कि एक कंपाउंड सेमीकंडक्टर है, जो कि डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर है, इन सब चीज़ों को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सिलिकॉन और जर्मेनियम एलिमेंट सेमीकंडक्टर है और यह इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर है। ठीक, गैलियम आर्सेनाइड क्या है? कंपाउंड सेमीकंडक्टर है, और यह डायरेक्ट बैंड सेमीकंडक्टर है। गैलियम आर्सेनाइड का जो एनर्जी बैंड गैप है 1.42 या 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है एट द 0 केल्विन टेम्परेचर पे। अब at 0 Kelvin temperature and low temperature, means 0 Kelvin temperature, okay, the valence band electrons do not have sufficient energy to move from valence band to conduction band। मीन्स क्या कहना चाह रहा है ये कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे, अगर 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ नहीं जा पाते हैं? वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड नहीं जा पाते हैं। आगे हम लोग अभी समझेंगे इसको, वैलेंस बैंड क्या होता है और कंडक्शन बैंड क्या होता है। तो ये जो 0 केल्विन टेम्परेचर पे
ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नहीं जा पाते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स जब कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी जो कंडक्टिविटी है वो जीरो हो गई। मीन्स कंडक्टिविटी जीरो हो गई, इसका मतलब इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि 0 केल्विन पर ये जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर ये किस तरह वर्क करता है, ये एज ए इंसुलेटर वर्क करता है। अब हम लोग आगे इसको देखते हैं। आगे क्या देखेंगे, आगे हम लोग इसके बैंड डायग्राम की बात करेंगे। तो यहाँ पे डायग्राम आपको दिख रहा होगा, 3 डायग्राम दिख रहा होगा आपको। इसमें देखिए सबसे पहला जो बना हुआ है यहाँ पे मेटल का डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। सेकंड किसका बना हुआ है, सेमीकंडक्टर का बना हुआ है। और थर्ड क्या है, इंसुलेटर का बना हुआ है, ठीक। मेटल में क्या होता है, पहले हम इंसुलेटर की बात कर लेते हैं। इंसुलेटर में देखिए सबसे पहले ये जो रेड कलर का दिख रहा है, रेड कलर वाला जो दिख रहा है ये क्या है, आपका वैलेंस बैंड है, ठीक है। और ब्लू कलर में क्या दिख रहा है आपको, कंडक्शन बैंड। इसमें भी सब में यही दिख रहा होगा। और जो ब्लू और रेड के बीच में जो गैप दिख रहा है, ये जो गैप दिख रहा है ये क्या है, ये एनर्जी बैंड गैप है। इसको हम लोग ई जी इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम लोग ई स्मॉल जी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम लोग फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप या एनर्जी बैंड गैप या एनर्जी गैप भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके बीच में देखिए एक बीचों बीच में एक लाइन खींची गई है, एकदम बीचों बीच में। ये इंट्रिंसिक लेवल का फर्मी लेवल है। फर्मी लेवल हम लोग आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये क्या एक फर्मी लेवल है, ठीक। अगर हम बात करें कि इसमें गैप कितना है, ये कितना गैप है किसके लिए, इंसुलेटर के लिए। तो इंसुलेटर के लिए जो गैप आएगा वो ग्रेटर देन 5 वोल्ट आएगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसुलेटर के लिए, ओके। कितना आएगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा का गैप किस में होगा, इंसुलेटर में होगा। अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर का, तो वो लेस देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं बोलेंगे हम इसको, ये बोल सकते हैं कि ये हो सकता है लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसके लिए होगा, सेमीकंडक्टर के लिए होगा, ठीक है। और 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगा। और अगर मैं बात करूँ मेटल की, तो मेटल जो है इसमें ओवरलैप हो जाता है। क्या हो जाता है, ओवरलैप हो जाता है। ओवरलैप मीन्स कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों ओवरलैप कर रहे होंगे। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे ओवरलैप है, मीन्स यहाँ पे कोई भी एनर्जी बैंड गैप एग्जिस्ट नहीं करती है। मीन्स फ्री चार्ज कैरियर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट होते हैं, बट थोड़ा सा उन्हें वोल्टेज या एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होती है, जिससे वो कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट होने लगते हैं। तो ये जो आपको वाई एक्सिस दिख रहा होगा, ये इंक्रीजिंग एनर्जी है, मीन्स एनर्जी का इंक्रीजिंग एक्सिस है। और ये नीचे मेटल, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर को शो किया गया है। एक बात और यहाँ बता दूं मैं कि सेमीकंडक्टर के बारे में अगर बात करूं मैं, सेमीकंडक्टर के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या हो रहा है कि टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं, जनरल सेमीकंडक्टर की बात करूं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा, कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टिविटी को सिग्मा से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, और हमेशा सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो इंक्रीज होती है। और रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मीन्स क्या होगा कि कंडक्शन इसमें बढ़ जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पे। लेकिन बट मैं अगर कंडक्टर की बात करूँ, कंडक्टर की बात करूँ तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर यानी कि सिल्वर में अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो उसमें कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी और रजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ फ्री चार्जेस कैरियर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वेरी हाई, वेरी हाई। दैट्स वाई ये क्या करते हैं, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ये रैंडम मोशन करने लगते हैं, जिससे इनको एक पर्टिकुलर पाथ नहीं मिल पाता है। और रैंडम मोशन की वजह से ये एक पर्टिकुलर पाथ नहीं मिलता है और ये इनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होने लगती है। बट सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं। मीन्स अगर इनको टेम्परेचर इंक्रीज करें तो इनको एक पर्टिकुलर एक पाथ मिल जाता है, जिससे क्या होगा कि ये एक पर्टिकुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन जाएंगे और कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर हम इंसुलेटर की बात करते हैं, अगर क्या करें हम लोग इंसुलेटर की बात करें तो टेम्परेचर भी बढ़ा दें या कोई भी एनर्जी भी इसका बढ़ा दें तो इसमें कंडक्टिविटी जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट ये कितनों भी वोल्टेज है, हाई वोल्टेज दे दें या लो वोल्टेज कुछ भी कर दें, इसमें कंडक्टिविटी नहीं आएगी। भले ही इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, फॉर्म चेंज हो जाएगा। मीन्स ये अगर मान लीजिए कोई वुड है या कोई प्लास्टिक है, उसको हम एनर्जी दे दें तो हो सकता है वो राख बन जाए, जल जाए, अपने फॉर्म को चेंज कर ले।
बट उसमें कंडक्टिविटी नहीं आ सकती है। तो आपको इतना समझ में आया होगा कि आज हम लोग थोड़ा सिलेबस को देखे हैं, और और क्या हम लोग देखे हैं इसमें, और हम लोग देखे हैं कि क्लासिफिकेशन मटेरियल देखे हैं, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, तीनों में क्या डिफरेंस है उसको देखे हैं। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेमीकंडक्टर के टाइप्स को देखेंगे, और जैसे पी टाइप, एन टाइप, एक्सटेंसिक, इंटेंसिक, फिर एक्सटेंसिक में 2 टाइप होते हैं, पी टाइप और एन टाइप, इनको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, उनके लेटिस स्ट्रक्चर को देखेंगे, और एज वेल एज उनके बैंड स्ट्रक्चर को भी हम लोग साथ साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे, जिससे आपको और जिससे आपको मोर क्लियरिटी बनी रहे। ओके, तो आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और कोई सजेशन या क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट हमें करें, और सब्सक्राइब करें और शेयर करें चैनल को। ओके, थैंक यू।